तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की ये अहम खबर। वक्फ बोर्ड तरमीम बिल 2024 एक खुसूसी इजलास तेलंगाना वक्फ बोर्ड के दफ्तर में 26 अगस्त को जनाब सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी चेयरपर्सन और तेलंगाना वक्फ बोर्ड के दर्ज झेल अरकान की सदारत में मुनक़द हुआ। वक्फ बोर्ड के CEO शेख लियाकत हुसैन भी मौजूद थे। बोर्ड मेंबर्स में जनाब सैयद असदुद्दीन अवैसी, जनाब सैयद अकबरुल निज़ामुद्दीन हुसैनी, जनाब अबुल फ़तेह सैयद बंदगी बादशाह, जनाब डॉक्टर सैयद निसार हुसैन हैदर आगा, जनाब मलिक मुहतसम खां, मोहतरमा आयशा मसरत खानम IAS सेक्रेटरी तमरीज़, श्री MK मुखीद मोजिस मेम्बरान ने बोर्ड में बंदरजे झेल करारदाद मंजूर की। तेलंगाना रियासत में बड़ी तादाद में वक्फ जायदादें हैं और चूँकि तेलंगाना वक्फ बोर्ड सबसे बड़ी स्टेक होल्डर का महाफिज है, बोर्ड ने मौजूदा वक्फ तरमीम बिल 2024 में कानूनी माहिरीन और मुंतज़मीन के साथ मसाइल पर बातचीत के बाद और बिल की दफ़ात के नुकसानदेह असरात के बारे में इनके यकीन दिलाने के बाद तेलंगाना वक्फ बोर्ड मुत्तफ़िक़ा तौर पर मौजूदा तरमीम को बिल को मुस्तरद करने का फ़ैसला लिया है। बोर्ड के लिए जाहिर है कि मौजूदा बिल एक ख़ास जहन के साथ तैयार किया गया है और इसका मकसद वक्फ बोर्ड और वक्फ के इदारे के खुद मुख्तारी को तबाह करना है, ताकि वक्फ को कलेक्टरों के मुकम्मल कंट्रोल में लाया जाए, जो दावा करने के लिए आज़ाद होंगे कि किसी भी वक्फ की जायदाद को सरकारी मिल्कियत के तौर पर मुतय्यन करेंगे और मुतवल्ली को हिदायत देंगे और इसकी तामील मुतवल्ली पर लाजमी होगी। ये बिल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड के ढांचे को तबाह कर देता है और गैर मुस्लिम मेंबरों को नामज़द करके बुनियादी तौर पर 2 गैर मुस्लिम मेंबरों को मुतारिफ़ कराया जा रहा है और कौंसिल और बोर्ड के लिए गुंजाइश छोड़कर बिलाखिर गैर मुस्लिम गलबा हासिल कर लिया जाएगा, जिसका बोर्ड ने सख्त नोट लेते हुए बिल को मुस्तरद करने का फैसला लिया है। आज जो तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की मीटिंग खुसूसी तौर पर वक्फ बिल 2024 जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किया है और वो जो है जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को रेफ़र की गई है, उस बारे में मीटिंग हुई, जिसमें इस मीटिंग में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी शिरकत किए थे। काफ़ी लीगल पहलू पे उन्होंने रोशनी डाली। सबसे पहली बात यह है कि जॉइंट पार्लियामेंट एक्शन कमेटी जो होती है उसको इन्वेस्टिगेशन पावर होता है, उसका डिसीजन वैलिड होता है। ये जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट है, ये सिर्फ सजेशन दे सकती है। सबसे बड़ा पैरालिसिस ये है कि ये कमेटी को सजेशन देना का इख्तियार है, ये कमेटी सम्मन नहीं कर सकती, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। और ये जो बिल है, कोई भी बिल लाने से पहले खुसूसन फ़िरक़ा परस्त और मरकज़ी हुकूमत ने जो नैरेटिव पेश करता है, वो नैरेटिव बिल्कुल ही टोटली गलत है। पहले एक सोशल मीडिया हो या जो भी मीडिया के ज़रिए एक चीज़ वेग तौर पर फैला दी जाती है कि ये प्रॉपर्टीज़ इवैक्यूअ प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान गैस वालों की प्रॉपर्टी है। चेयरमैन साहब ने वाज़े कर दिया कि ये प्रॉपर्टीज़ डोनेट किए सो है। देखिए, इवैक्यूअ प्रॉपर्टी के लिए एक बॉम्बे में ऑथराइज ऑफिसर होता था, वो ऑक्शन करता था, काफ़ी लोग कॉरपोरेट कंपनीज़ वगैरह ख़रीदे। उसके बाद जो प्रॉपर्टी लेफ़्ट ओवर थी वो चीफ कमिश्नर ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन CCLA के हवाले की गई। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ का पहले तो कोई ताल्लुक़ गवर्नमेंट के जायदादों से नहीं है। ये हर इंडिविजुअल एक कॉज के लिए, चैरिटी, रिलीजियस और वेलफेयर के लिए, इवन इसमें अलाल औलाद भी जो होता है वो चाहता है कि अपनी औलाद के लिए ये प्रॉपर्टी तयख़ुन रहे। वक्फ इज़ ऑलवेज वक्फ। वक्फ कैन बी द ओनली सोल्यूशन टू रिमेन द प्रॉपर्टी एज वक्फ। दूसरे प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो सेल कर दिया जा सकते हैं। इसमें कितने भी अब एनक्रोचर्स रहो, दे कैन बिकम ए पीसफुल टेनेंट बट दे कैन नॉट बिकम ओनर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ ले लें। अगर किसी भी पहलू से कोई भी कारपेट बिछा के आप ऑफिशियल फेवर्स लेके वक्ती तौर पे अगर ओनर बन जाते हैं तो आप कभी ओनर नहीं बन सकते। कोई भी बड़े से बड़ा कॉरपोरेटर हो, किसी और हो, एट ए पॉइंट ऑफ लॉ वो जाके जो है टोटली वो गिर जाएगा, वो टेनेंट ही रह सकता, ओनर कभी नहीं बन सकता। इन्होंने 2 नैरेटिव इसमें खींचा। एक वुमेन वेलफेयर। देखिए, वुमेन वेलफेयर जो बात है, हमारे ये जो 2013 के अमेंडमेंट के बाद वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है बोर्ड में। और दूसरी चीज़ जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ होता है, देखिए वक्फ बोर्ड का ऑब्जेक्ट जो मंशूर है उसी पे हम सब ताबे हैं। मुतवल्ली की कैटेगरी से मैं हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुतवल्ली का पैन फरीज़ा ये है, अगर मेरे वक्फ डीड में लिखा हुआ है कि रिचुअल्स में है कि भाई संदल माली उर्स
लंगर वही मुझे करना है, उसके बाद अदाई खिदमत का जो ख़र्चा है वो बरादरी, तो सुल्सु सुल्सान का एस्पेक्ट होता है। तो जहाँ भी ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ जो है, आज हम जिस मंजिल में बैठे हुए हैं रज़ाक मंजिल, इसका ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ मुफलिस तुलबा की फ़ीस है, रिहाइश अहबाब ख़ानदान है, वो है आपके रज़ाक अब्दुर्रज़ाक साहब, और ये जो है आपके लाइब्रेरी। तो ये मंशूर को इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ के इदाराजात भी उस मुंतखब के अंदर किराया जमा करना है। तो ऑलवेज ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ इम्पॉर्टेंट है। ये जो नैरेटिव खींचना है कि ये हम जो है वुमेन वेलफेयर के लिए ला रहे हैं, आपको वेलफेयर का काम करना है, वुमेन वेलफेयर कॉरपोरेशन है, ऑर्गेनाइजेशंस है, डिपार्टमेंट है वुमेन वेलफेयर, आप उनको बजट दीजिए। ये क्या बात है गुमराह करना। इसके अंदर जो है कहीं आप कोई मुद्दई खुद अगर जज बन सकता है क्या? हमारे यहाँ उमूर मजहबी एक डिपार्टमेंट था, उसके 2 बच्चे निकले। एक बच्चे का नाम है हिंदू इंडोमेंट बोर्ड, आप उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर दिए, आप उसको जो है पब्लिक स्कूल में पढ़ाए। एक बच्चा जो है वक्फ बोर्ड कमज़ोर, माल न्यूट्रिशन, कम्युनिटी स्कूल में पढ़ाए, उसको इख्तियार नहीं। आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर देना चाहिए। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर देने के बजाय वर्किंग पॉलिसी लाना चाहिए। अगर आपको चाहिए था तो आप कोई वर्किंग पॉलिसी लाते तो हम खैर मकदम करते। आप ये तो ऐसा दिख रहा है कि 400 पार का फिगर पार नहीं होने के बाद आपने हमसे कोई बदला लेने का वो किया, क्योंकि हमने सेकुलर फोर्सेस को मुत्तहद होकर जिताया है। हमको पूरी उम्मीद है जिस मेजॉरिटी के साथ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अक़लियतों ने जिताया है, हमको पूरी उम्मीद है उनसे। उन्होंने ये जो बिल है आई ऑफ लॉ में स्टैंड नहीं होता है, नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस में इन्वॉल्व स्टैंड नहीं होता है, वक्फ बोर्ड की रूह और वक्फ बोर्ड के एक्ट के खिलाफ है, स्पिरिट के खिलाफ है, अयून के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो इस बिल के को कलदम करने में सबसे पहले हमको जो साथ देंगे वो वही सेकुलर पार्टीज देंगे जो अलायंस में हैं, जो है गवर्नमेंट को मदद की है बनाने के लिए। हम इस बात से उनको अप्रिशिएट करते हैं कि वो वक्त की ज़रूरत को मान के कंडीशनली सपोर्ट करें। वो बिल्कुल हमारी सपोर्ट याफ्ता पार्टियां हैं, अक़लियत उनको सपोर्ट करी है, उनसे ये उम्मीद रखी है कि वो अक़लियतों का काम करेंगे। मुझे चंद्रबाबू नायडू साहब से, नीतीश कुमार साहब से बहुत उम्मीद है, क्योंकि वो पूरे सॉलिड वोट बैंक हमारा उनको सपोर्ट किया है। वो हमारे को नाउम्मीद नहीं करेंगे। ये बिल को टोटली फ्रैक्चर गिरा देंगे पार्लियामेंट में, इस बिल की कोई अहमियत नहीं रहेगी, मुझे ये उम्मीद है। और लीगल एस्पेक्ट्स में आज जो हमको बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो आंखें खोली इस बिल के बारे में, वो देख के मैं अपील करता हूं कि जो लोग बगैर बिल पढ़े, बगैर बिल दस्तयाब हुए, एक जिम्मेदार वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को बिल जो है एक टाइम के बाद, बिल प्रपोज होने के बाद बिल दस्तयाब हुआ, ये मुझे समझ में नहीं आता। कुछ सेल्फ सेंटर्ड इंटरेस्ट लोग जो अपने मफादात के लिए, जो वक्फ एक्ट के परव्यू में नहीं आते, वो जो है आप दरगाह के आइडेंटिटी से एक स्टेटमेंट दे दिए कि हम ये बिल को खैर मकदम करते हैं। उनके साथ कोई मासिस नहीं है, उनके साथ कोई मुतवल्लियान नहीं है, उनके साथ ये तबका सूफीज़म के कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। हमारा और सबसे पहले गवर्नमेंट को आज जो नीड ऑफ द आवर है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, दुनिया में भी आज किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो है कौमी एकजहती। आज जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की मैसेज जाती है वो खानखाओं से जाती है, दरगाहों से जाती है। अगर आप इसको फ्रैक्चर करना चाह रहे हैं, मस्जिद को मुसलमान जाता है, गिरजाघर को ईसाई जाता है, गुरुद्वारे को सिख जाता है, हिंदू टेम्पल को जाता है, मगर दरगाहों को हर मजहब के लोग आते हैं टू टेक द ब्लेसिंग्स, बेनिडिक्शंस ऑफ द होली सेंट्स। అంటే అసలు మానవ సేవ అంటే మాధవ సేవ చెప్తారు కదా మీరు, అదే మానవ సేవ దర్గాలో దొరుకుతుంది। दैट मोहसिन इंसानियत लखब है प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमारा मज़हब लुब्बे लुबाब हमारे मज़हब का खिदमत खल्क़ है, खिदमत खल्क़ के ऑब्जेक्ट है इसमें। इसको गिराना आप जो है टोटली फ्रैक्चर कर रहे हैं। आप जो है जो वेलफेयर का काम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेलफेयर की गवर्नमेंट जब पैरालाइज हो जाती है, वहाँ वक्फ के मुंतखब अन्नदानम क्या है, लंगर क्या है, ये हमारे में खानखा से मैसेज जाती है। सबसे पहले जो है इंसान को भूख मिटाना है, वो खानखाई निज़ाम है। वो खानखाई निज़ाम को फ्रैक्चर करना चाह रहे हैं, कौम की एकजहती को आप गिराना चाह रहे हैं। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 मरकज़ी हुकूमत ने पेश किया है, वो पेश करते हुए उन्होंने जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द बिल बयान किए हैं, उसमें ये बताया कि इसका जो है डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन और वुमेन पार्टिसिपेशन
तो जहाँ तक डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन की बात है, उसके पूरे 44 जो अमेंडमेंट्स हैं और उसके ज़ेल में जमा करें तो तकरीबन 100 अमेंडमेंट होते हैं। उन तमाम अमेंडमेंट्स को पढ़ने से ही मालूम होता है कि जैसे अब बुलडोज़ किया जा रहा है घरों को, अब वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट के बिल के ज़रिए से पूरे मुल्क में वक्फ की जायदादों को बुलडोज़ करने की ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। इसमें कोई डेवलपमेंट और कोई प्रोटेक्शन की कोई बात नहीं है। और जो बात है यहाँ बयान की गई, हमारे ज़िम्मेदारान ने भी बताया, और आज तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की मीटिंग में भी ये बात आई कि उसमें 2 गैर मुस्लिम मेंबर सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और 2 गैर मुस्लिम मेंबर स्टेट बोर्ड में लाजिमन हों, ये बात हो रही है। अब जो हमारे मरकज़ की सरकार है, जो देश की सरकार है, उसकी कैबिनेट में एक भी मुसलमान नहीं है, ना मर्द मुसलमान है ना औरत मुसलमान है। अगर ये हुकूमत सिंसियर होती तो पहले अपनी कैबिनेट में एक मुसलमान को और एक मुसलमान औरत को अपनी कैबिनेट में शामिल करती। तो वहाँ जहाँ शामिल करना ज़रूरी है मुसलमानों को, वहाँ शामिल नहीं, और यहाँ गैर मुस्लिमों को शामिल करना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वक्फ बोर्ड का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वहाँ पे शामिल करना चाहते हैं। तो इससे हुकूमत की नीयत का अंदाज़ा होता है। आपने देखा कि जो पुराना हमारा जो वक्फ बोर्ड का वक्फ का एक्ट है 1995, उसमें ये बात मौजूद है कि कोई गैर मुस्लिम भी अगर वो वक्फ करना चाहे तो कर सकता है। ये वक्फ एक्ट 1995 में है। लेकिन अब जो बिल लाया गया उसमें कहा गया है कि कोई गैर मुस्लिम वो वक्फ नहीं कर सकता है, मुसलमान ही सिर्फ वक्फ कर सकता है। मेंबर बनाने की बात है तो गैर मुस्लिम का होना ज़रूरी है, और जब वक्फ करने की बात है तो सिर्फ वहाँ जो गैर मुस्लिम का ऑप्शन वो भी ख़त्म कर दिया गया। तो ये जो पूरी स्कीम है, ये एक माइंडसेट है कि जिसके ज़रिए से वक्फ की जायदादों को गवर्नमेंट और जो लैंड माफिया है उनके ज़रिए से इसको हथियाया जाए। तो पूरे जो क़वानीन हैं, वो पूरे काम काज जो पहले वक्फ बोर्ड करता था, अब वो तकरीबन काम काज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हवाले कर दिए जा रहे हैं। तो अब ये जो वक्फ बोर्ड की हैसियत बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी और इसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रहेगी। अभी ये बताया गया कि उसके मेंबर्स भी अब इलेक्टेड भी हैं, नॉमिनेटेड भी हैं, और अगर चेयरमैन की कारकर्दगी अच्छी ना हो तो उसको हटाया जा सकता है। लेकिन अब नए बिल में सब लोग नॉमिनेटेड हैं, मेंबर्स भी नॉमिनेटेड है, चेयरमैन भी नॉमिनेटेड है, और अगर चेयरमैन गलत काम करे तो उसको हटाने का कोई सहूलत उसमें मौजूद नहीं है। ये जो वक्फ बाय यूज़र जिसका जिक्र किया गया, अब हमारे पास 400 साल से, 300 साल से, 500 साल से कब्रिस्तान है। अब उसका कोई एविडेंस, उसका कोई पेपर, यानी अब आपकी नस्ल कहाँ से लाएगी? सारी दुनिया जानती है कि ये मस्जिद है 500 साल से। अब अगर नई वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म कर दिया जाए तो हर चीज़ के लिए, पुरानी चीज़ों के लिए भी एविडेंस लाना पड़ेगा। अगर वो एविडेंस ना लाए तो वहाँ कलेक्टर उसको वक्फ की लिस्ट से खारिज कर सकता है। तो ये जो हमारी तमाम क़दीम जायदादें हैं, वो जायदादों से मुसलमान को हाथ धोना पड़ेगा। तो इसको सिर्फ ये वक्फ बोर्ड का या वक्फ के मेंबर्स का मसला नहीं है, एक पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का मसला है। और ये जब मस्जिदों के अंदर, मदारिस के अंदर और क़ब्रस्तान के अंदर इमाम बाड़े और खानखा वहाँ पर ये वहाँ आएंगे तो पूरा मामला दीन में मदाखिलत की हद तक होगा। तो ये बिल हर सूरत में कानून के ख़िलाफ़ भी है, जैसे दस्तूर के ख़िलाफ़, जैसे कि ये एकसा सलूक हो उसके ख़िलाफ़ है। जो हिंदू एंडोमेंट एक्ट है उसमें वो तमाम सहूलतें जो यहाँ निकाल दी जा रही, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है। ये एक किस्म की एक मुसलमानों की जो जायदादें हैं, ये तस्वुर भी पैदा किया गया कि वफ़ का मतलब मुसलमान कोई गवर्नमेंट की, गैर मुस्लिमों की या समाज की, आम समाज की प्रॉपर्टी पे वफ़ का लेबल लगा के उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं। हकीकत ये है कि वक्फ बोर्ड ने पूरे मुल्क में कहीं पर कोई चीज़ का कब्ज़ा नहीं किया है, बल्कि वफ़ की जायदादों पे लोगों ने कब्ज़ा किया है। वफ़ का माने ही है देना, आवाम की भलाई के लिए देना।
तो जो अवाम की भलाई के, गरीबों की मदद के लिए देने का इदारा है, वो कैसे अवाम की जायदाद को गज़ब कर सकता है, कब्ज़ा कर सकता है। तो आज की इस मीटिंग में हम चेयरमैन साहब का भी, तमाम बोर्ड के मेंबरान का भी हम खुशी का इजहार करते हैं, शुक्रिया का इजहार करते हैं कि एक बहुत ही अच्छा फ़ैसला हुआ है और हम इस फ़ैसले में सारी आवाम की तायीद चाहते हैं और हम हुकूमत पे भी दबाव बनाएं, समाज पे भी दबाव बनाएं कि ये बिल, वो जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या जैसे कहा जा रहा है कि जॉइंट वर्किंग कमेटी, वो वहीं पर वो ख़त्म हो जाए और उसको लोकसभा में पेश करने का मौका ही ना आए या फिर हुकूमत इसको विड्रॉ कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह आज तेलंगाना वक्फ बोर्ड की एक स्पेशल बोर्ड का मीटिंग आज बहुत अहम मुद्दे के ऊपर, मसले के ऊपर आज वक्फ अमेंडमेंट 2024 के बिल के ऊपर एक स्पेशल हम मीटिंग बुलाए थे आज, जिसमें इस मीटिंग में बोर्ड के इज़्ज़तमाब मेंबरान, जिसमें से ख़ास तौर पर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब MP, अकबर जनाब अब्दुल फ़तेह बंदगी बादशाह साहब, जनाब मलिक मुतसम खान साहब और जनाब निसार हुसैन साहब, क्योंकि आज अरबैन की वजह से वो भी वर्चुअल मीटिंग अटेंड किए। मोहतरमा आयशा मसरत IAS ऑफिसर साहबा और जनाब MA मुखीद साहब, ये लोग आज की मीटिंग में, इस बोर्ड की मीटिंग में आज के अटेंड किए। ये बोर्ड जो वक्फ तरमीमी बिल है 2024 का, जिसे आनन फानन पे मौजूदा मरकज़ी हुकूमत जो पिछले पार्लियामेंट के सेशन में हाउस में टेबल किए हैं, क्योंकि बहुत दिन से आप लोग इंडिविजुअल मीडिया वाले आके वक्फ बोर्ड का इसके ऊपर स्टैंड क्या है, वक्फ बोर्ड का है, तो हम लोग इसके ऊपर डिटेल में हम इसके ऊपर एक्सरसाइज कर रहे थे, क्योंकि 40-42 जो अमेंडमेंट्स वो लेके आए हैं, हम इसके ऊपर डिटेल एक्सपर्ट से, लीगल एक्सपर्ट से, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट से और सोशल एक्सपर्ट से हम लोग और रिलीजियस एक्सपर्ट से हम लोग बात करके आपके सामने एक बोर्ड की मीटिंग रख के आपके सामने हम बात करना मुनासिब समझे। हम आज बोर्ड की मीटिंग बुला के खासतौर पर और इस मीटिंग में बहुत ही तफसील से, क्योंकि इस मीटिंग में JPC जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, लेकिन हुकूमत उसको JP से अनाउंस कर रहे हैं, जॉइंट वर्किंग कमेटी है, वर्किंग कमेटी के वाहिद तेलंगाना वक्फ बोर्ड है, जो पहला बोर्ड है आज इस बिल के ऊपर एक ऑफिशियली बोर्ड की मीटिंग बुला के
हम यूनानिमसली आज हम ये रेजोल्यूशन पास किए हैं कि हम इस बोर्ड को इस बिल को हम रिजेक्ट करते हैं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड जो पार्लियामेंट में जो बिल लाया गया है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट 2024 का, हम इसको पूरे मुत्तहिद तौर पर इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। इसके कई पहलू है, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत इसको तरमीमी बिल बोल के तो पेश की है, लेकिन हमारे नज़रिए से ये तरमीमी बिल नहीं है, ये तब्दीली बिल है। वक्फ बोर्ड को बिल्कुल तब्दील करने का ये काम मरकज़ी हुकूमत एक बहुत बड़ी साजिश के साथ ये ला रही है, क्योंकि जिस तरीके से आपको NRC वगैरह में आपकी शहरियत के ऊपर जिस तरीके से आपको अटैक किया गया था, उसके बाद आज मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की जो जायदादें हैं, मुसलमानों के जो एसेट्स है, उसके ऊपर मरकज़ी हुकूमत एक बुलडोज़ का काम करना चाहती है, जो बुलडोज़र सरकार के नाम से मशहूर है। और ये जायदादों को वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम मुसलमानों के साथ ये कर रही है। इसमें ऐसे अमेंडमेंट बिल्स में आप देखेंगे कि आप अपॉइंट करेगा और के जो बोर्ड्स में कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड में वो ये थोपना चाहते हैं कि इसमें नॉन मुस्लिम्स को भी इसमें बोर्ड में मेंबर का प्रोविज़न और इसमें चेयरमैन का प्रोविज़न, उसके साथ साथ इसमें CEO का भी प्रोविज़न लाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। उसे हैं क्योंकि रीसर्वे के नाम पर अगर कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी, अगर कलेक्टर उसको अगर ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है या ऑब्जेक्शन रेस करता है, तो उसके बाद फिर आपका उसके ऊपर से राइट्स ख़त्म हो जाएगा या फिर आपको वक्फ को ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। लेकिन पहले क्योंकि सर्वे कमीशन खुद वक्फ बोर्ड नहीं, हुकूमत, रियासती हुकूमत उसको अपॉइंट करती है, तो उसको भी वो ख़त्म कर वो कलेक्टर्स को पावर्स देना चाहते हैं। उसके साथ साथ अगर कलेक्टर उसको अगर अपहोल्ड करता है, कलेक्टर उसको अगर ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है बोल के अगर कुछ डाउट आके उसको रोकता है, तो आपको ट्रिब्यूनल को जाना है। ट्रिब्यूनल को जाने के बाद उसके बाद ट्रिब्यूनल में भी जो लोग ट्रिब्यूनल का जो पैनल होता है, उसको हुकूमत, तेलंगाना हुकूमत या जो भी रियासती हुकूमत करती है, उसको भी आप उसमें भी रिटायर एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का प्रोविज़न लाके उसको भी वीक करने का काम हुकूमत इस अमेंडमेंट के ज़रिए लाना चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से अगर आप ट्रिब्यूनल में भी हारते हैं तो फिर आपको हाई कोर्ट में जाना है, क्योंकि अभी पहले जो ट्रिब्यूनल का जो जहाँ पर भी आपको वक्फ की प्रॉपर्टी को हम प्रोटेक्ट करने के लिए हम ट्रिब्यूनल को जाते थे, ट्रिब्यूनल का फ़ैसला ही हमारे लिए फ़ाइनल होता था। लेकिन अब ट्रिब्यूनल के फ़ैसले को अब वो लोग अभी आखिरी फ़ैसला नहीं मान के हम उसको आगे जाना पड़ेगा। पर ओवरऑल एक ही उनका मकसद है कि वक्फ के जायदादों को किस तरीके से, अभी आप देखिए जिस तरीके से ये बिल में जो वक्फ बाय यूज़र है, वक्फ बाय यूज़र से ये लोग इतना बड़ा वक्फ की ज़मीन जायदाद के ऊपर ये लोग अटैक करना चाहते हैं। अगर वक्फ बाय यूज़र का ये कुतुबशाही हो, किसी भी दौर के अगर मसाजिदें हैं, दरगाहें हैं या दीनी हमारे इदारे हैं, इसको अगर हम कहीं पर भी अगर वक्फ बाय यूज़र में अगर आते हैं तो वो प्रोविज़न हटा देना वो चाहते हैं, ताकि उसके तमाम से रिलेटेड जायदादें वगैरह सरकारी हो जाए। क्योंकि एक बात हुकूमत को और सबको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो वक्फ की जायदादें हैं, वक्फ की जायदादें तो हुकूमत की जायदाद नहीं है, वो वक्फ की जायदाद जो हुकूमत की नहीं है, वक्फ की जायदाद हमारे आबा व अजदाद अपनी जायदाद को वक्फ किए हुए हैं वो। लेकिन लोग ये समझते हैं और हुकूमत भी ये समझती है कि ये वक्फ की जायदाद जो है ये हुकूमत की जायदाद है, ये वक्फ बोर्ड के पास है, ये नहीं है, ये जो डोनेट करे सो प्रॉपर्टी से। और इसमें इसी को लेकर ये लोग एक जो लिमिटेशन का जो प्रोविज़न है, लिमिटेशन का प्रोविज़न भी ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि आज अगर कोई इलीगल इंक्रोचर्स
चाहे रियल्टर्स हो कोई हो, अगर वफ़ की प्रॉपर्टी पे अगर बैठे हुए हैं तो वफ़ उसको कभी भी अगर उसको वापस उसको छीन सकता है। वो लिमिटेशन प्रोसेस को, वो लिमिटेशन एक्ट को ये अमेंडमेंट के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम पुरजोर इसकी हम मुखालिफत करते हैं। जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन है, अगर कोई वफ़ की प्रॉपर्टी में अगर रजिस्ट्रेशन अगर आप जाके किसी को अगर कोर्ट में डालते हैं केस के कोई इलीगल इंक्रोचमेंट्स को लेके, तो आपको पहले उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अगर ये रजिस्ट्रेशन का अगर प्रोविज़न अगर आप रखेंगे तो जितने भी अगर जायदादें हैं, अगर कोई अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन से या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से अगर वो अगर कोर्ट को जाना चाहता है तो उसके पहले रजिस्ट्रेशन करवा के जाना है प्रॉपर्टी के कॉस्ट के हिसाब से। मतलब ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से वफ़ की जायदादों को अपने जो रियल्टर्स, अपने जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो उनके दोस्त थे हुकूमत के, उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से इवैक्यू प्रॉपर्टी से आपको दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी वगैरह में इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ का इनको कहीं ना कहीं टाइटल का प्रॉब्लम आ रहा है। इसलिए ये चाहते हैं कि लिमिटेशंस को हटाए, ये इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ को हटाए, ये कलेक्टर्स को पावर्स दे दें, ताकि क्योंकि कलेक्टर्स को इसलिए पावर्स देना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे केसेस गवर्नमेंट से हमारे केसेस चल रहे हैं, हमारे लैंड के जो केसेस चलते हैं वो गवर्नमेंट से। अगर कलेक्टर के पास हम उसको खत्म कंडम किए। उसके बाद हम ये बिल के ऊपर हम इन डिटेल में हम डिस्कस किए हैं। मेरे साथ हमारे मोजेस मेंबर्स भी हैं, वो लोग भी इसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ हम एक और 2 रेजोल्यूशन हम ये किए हैं कि ये JWC जो जॉइंट वर्किंग कमेटी है, आज के मीटिंग में हम ये भी रेजोल्यूशन किए हैं कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से JWC में, क्योंकि 30 तारीख को दूसरे बोर्ड्स को भी वो लोग इनवाइट किए हैं, तो हम जल्द से जल्द तेलंगाना वक्फ बोर्ड को भी हमारे सुनवाई के लिए, हमारे ग्रीवेंसेस को रखने के लिए, हमको टाइम मांगने के लिए हम लोग उनको इमीडिएट आज है सो हम उनको रिक्वेस्ट लेटर भेज रहे हैं। ये भी हमारी आज मीटिंग में फ़ैसला किया गया। उसके साथ साथ जितने भी ये भी एक फ़ैसला किया गया कि जितने भी नॉन बीजेपी हुकूमतें, रियासतें हैं, वहाँ के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और CEOs के साथ भी हम यहाँ पर एक मीटिंग हम बुलाएंगे, कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे इसी इशू के ऊपर, और हम उन सब का एक ओपिनियन है कि यूनानिमसली हम एक रेजोल्यूशन पास करके हम इसको JWC को हम भेजेंगे। ये आज हमारे मीटिंग के जो अहम मुद्दे थे, इसमें सभी मेंबरान ने यहाँ पर मौजूद रहे और वो लोग ने अपनी अपनी बात रखी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की, मतलब उनकी साजिश यही है कि वक्फ बोर्ड को किस तरीके से ख़त्म किया जाए और वक्फ बोर्ड की आइडेंटिटी जो है उसको ख़त्म किया जाए। इसीलिए मैंने कहा है कि वक्फ बोर्ड का ये तरमीमी बिल नहीं है, ये वक्फ बोर्ड मतलब बिल्कुल तब्दीली बिल है। अगर अमेंडमेंट होता है तो 1 या 2 इशू पर अमेंडमेंट होता है। 40-42 जो इशूज़ को लोग अमेंडमेंट करना चाहते हैं उसको अमेंडमेंट नहीं बोलते हैं। कि अगर आपके पास अगर वफ़, हमारे पास सर्वे कमीशन है, हमारे पास ट्रिब्यूनल है वफ़ को प्रोटेक्ट करने का, उसके बावजूद भी आप है सो प्रोटेक्ट के नाम पे एक नए बिल में नए अमेंडमेंट्स करके आप है सो कहीं ना कहीं ये जितने वफ़ के प्रॉपर्टीज़ के जो असेट्स है इसके आप लेने का काम और हमारी कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसको तेलंगाना वक्फ बोर्ड बिल्कुल इसको कंडम करता है और इस बिल के पुरजोर हम इसकी मुखालिफत करते हैं और हम यूनानिमसली हम इसको ये बिल को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। और बाकी का आगे का जो भी हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, हम सबसे पहले अभी JWC को लेटर लिखेंगे। उसके बाद हम जहाँ तक तेलंगाना और आंध्रा के और दूसरे भी सियासी पार्टियाँ हैं जो इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स है, क्योंकि आज वक्फ बोर्ड में हम मीटिंग में ये भी हम डिस्कस किए हैं कि हम वक्फ बोर्ड की जानिब से इंडिया जो NDA का जो सरकार के जो पार्टनर्स है, जिसमें हम उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमारा रेजोल्यूशन भेजेंगे, हमारा ज़रूरत पड़ेंगे तो हमारे डेलीगेशन को भेज के हम जो भी NDA के भी जो पार्टनर्स है, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हो, हम उन लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मुखालिफ
माइनॉरिटी बिल है, ये वक्फ नहीं है, ये मुखालिफ माइनॉरिटी बिल है। वो लोग किसी न किसी तरीके से ये मुसलमानों की माशी तौर पर मुसलमानों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया था कि सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में कि ज़्यादातर आज जो इश्यूज़ वक्फ बोर्ड के हैं वो गवर्नमेंट से है, ज़्यादातर जो इंक्रोचमेंट्स हुए हैं वो गवर्नमेंट ने उसमें कहीं ना कहीं है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि मुसलमानों की जो जायदादें हैं इसको अमेंडमेंट के नाम पे उनके राइट्स को ख़त्म करते हुए उसमें तरमीम करते हुए इनके वक्फ बोर्ड को हम वीक करने की, क्योंकि अगर हम कई बार मुतालबा करते हैं अगर आपको वक्फ बोर्ड के ऊपर आप सिंसियर है, माइनॉरिटीज़ के ऊपर आप सिंसियर है, तो कई सालों से वक्फ बोर्ड का मुतालबा रहा कि वक्फ बोर्ड को आपको प्रोटेक्ट करने का है तो वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर दीजिए, लेकिन आज तक कभी उसको दिया नहीं गया है उसके। लेकिन प्रोटेक्शन के नाम पे आज एक नए अमेंडमेंट बिल लेकर आके पार्लियामेंट में ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए पुरजोर हम मुखालिफत करते हैं और हम ये जो वक्फ बोर्ड के जो सैंक्टिटी है, जो वक्फ बोर्ड की जो असल पावर्स है उसको जो ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, इसको ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वक्फ बोर्ड में अगर आप सीओ का एक प्रोविज़न रखें कि सीओ इसमें नॉन मुस्लिम्स भी सीओ हो सकता है और इसमें जॉइंट सेक्रेटरी का रैंक का आदमी, क्योंकि अगर आप जॉइंट सेक्रेटरी का आदमी देखिए कहीं पर कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर हमारे मुस्लिम IAS ऑफिसर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे नहीं है। इसका मतलब यही है कि आप जॉइंट सेक्रेटरी का प्रोविज़न लेके आके कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड में किसी और को बिठाना चाहते हैं, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड अल्लाह की जायदाद है, अल्लाह की राह में दिए हुए जायदाद है। और ये वक्फ बोर्ड ये अपनी ओन प्रॉपर्टी डोनेट किए सो है, वक्फ किए सो, ये किसी गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट को वक्फ बोर्ड की ज़मीन को अगर प्रोटेक्ट करना है तो पहले आप ये देखिए कि मुल्क में आज 38 लाख से ज़्यादा ज़मीनें हुकूमत के हाथ में है, 38 लाख एकड़ से ज़्यादा, जिसमें से 12 लाख से ज़्यादा पे इलीगल इंक्रोचमेंट्स, इलीगल लेआउट्स, इलीगल कॉलोनी से अगर आपको लेना है तो पहले उनके ऊपर क्या एक्शन लीजिए, वो पहले बात कीजिए, उसके बाद फिर हम यहाँ पर आइए। अगर आप इक्वल राइट्स की बात करते हैं, आप ये अमेंडमेंट के थ्रू आप सेक्शन 36 का वायलेशन कर रहे हैं। अगर आप इसमें कर रहे हैं, आप फ्रीडम ऑफ लिबर्टी या फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टीज का आप इसको वायलेट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं ये एक बुलडोज करने का काम है। और ये कहीं ना कहीं इसके वक्फ के जायदादों को अब छीन कर अपने जो रियल इस्टेट के जो बड़े बड़े लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, और उनको कहीं ना कहीं उनका फ़ायदा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए वक्फ बोर्ड इसको बिल्कुल कंडेम करते हुए तेलंगाना आज बोर्ड पूरे हिंदुस्तान का पहला आज बोर्ड है जो यूनानिमसली इसको हम रिजेक्ट करते हैं। और आने वाले दिनों में हम आगे हमारा क्या एक्शन प्लान होगा हम आपको बताएंगे। अब आप बात करें। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।